बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में है। आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस जो 4-5 लेक्चर हमने पढ़े हैं वो सारे लूप्स के बारे में थे। तो दरमियान में ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ से आ गई हैं, इनका क्या किरदार है। आप जानते हैं कि लूप्स का इस्तेमाल हम रेपिटेशन के लिए करते हैं। स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट होना चाहिए या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट होना चाहिए, तो लूप आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट आपको लूप को फर्दर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दोनों का काम लूप की बॉडी में मौजूद रहकर लूप के फ्लो को कंट्रोल करना है, लेकिन दोनों की वर्किंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो ये हमें एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरह लूप के फ्लो को फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब मैं बात करूंगा कि फर्दर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो फर्दर कंट्रोल से हमारे क्या मुराद है, ये जब आप इनको बारी बारी देखेंगे, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को और इनके इस्तेमाल को देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि फर्दर हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरह का फर्दर कंट्रोल हमें कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो पहले हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। दोनों का किसी न किसी हद तक अगर देखें तो मिलता जुलता काम है। दोनों ही लूप के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। स्लाइड डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस पे फोकस करना है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। जहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगी, वहां से प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के शुरू में चला जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए होता है ये कि ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेशन इंड्यूस कर देती है, लूप को टर्मिनेट कर देती है। कंटिन्यू टर्मिनेट नहीं करती, हाउएवर इट कंटिन्यू टू फोर्स द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। ये क्या करेगी, आपको फौरन जबरदस्ती अगली आइटरेशन में ले जाएगी, अगले चेक में ले जाएगी, बजाय इसके कि कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो, बल्कि वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि आप नेक्स्ट आइटरेशन में चलेंगे। सो व्हेन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी, द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट आइटरेशंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ ये पता चला कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर, मिसाल के तौर पे 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, उसके अंदर जो 5th नंबर पे कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो इससे पहले की 4 तो एग्जीक्यूट होंगी, इसके बाद वाली 5 जो हैं वो स्किप हो जाएंगी। सो जो आपके पास अवेलेबल स्टेटमेंट्स हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, आप उनमें से कुछ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कुछ को स्किप करना चाहते हो, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक आइटरेशन को ही आपने स्किप करना हो, कि इस पे कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, किसी स्पेसिफिक कोई इंडिविजुअल आइटरेशन, मतलब किसी लूप ने 10 बार रिपीट होना है, तो 10 में से कोई एक ऐसी है जो काबिल कबूल नहीं है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसको अगर स्किप करना है, उस एक आइटरेशन को अगर स्किप करना है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो लूप के अंदर, स्पेशली फॉर लूप के अंदर, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इसके साथ कोई कंडीशनल टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है। आमतौर पे इसके साथ इफ कंडीशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। जहां भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई जाती है, नॉर्मली क्या किया जाता है कि इससे पहले एक इफ कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये वर्क करे। अब फॉर लूप के अंदर अगर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है, तो नॉर्मली क्या होता था कि फॉर लूप की कंडीशन चेक होती है, इनिशियल वैल्यू के हिसाब से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और उसके बाद फिर से कंडीशन एवेल्युएट होती है। ये इसका फ्लो था फॉर लूप का। अब अगर फॉर लूप के अंदर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख दी है, तो फिर क्या होगा, जहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें क्या होगा कि कंडीशन चेक होगी और उसके बाद डायरेक्ट इंक्रीमेंट का पोर्शन या डिक्रीमेंट का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी। तो जब तक कंटिन्यूस स्टेटमेंट वर्क करेगी उस वक्त तक की जितनी आइटरेशंस हैं वो इस तरह स्किप होती जाएंगी। स्टेटमेंट का ऑप्शन यहाँ आपको नजर नहीं आया, कंडीशन चेक हो रही है और इंक्रीमेंट का पोर्शन आ रहा है। तो पहले नॉर्मली फॉर लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, उसके बाद डायरेक्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। तो इस तरह से लूप की जो वर्किंग है वो उस तरह नहीं रही जिस तरह नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होती है। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट भी कहाँ लिखी जाती है, बुनियादी तौर पे लूप की बॉडी के अंदर लिखी जाती है। तो इसका एज ए होल जो मकसद है लिखने का, पर्पस जो है इसको लिखने का, वो यही है कि लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से मखसूस स्टेटमेंट्स को पिक करना और मखसूस को स्किप करना, इग्नोर करना है फॉर अ सर्टन आइटरेशन, किसी खास आइटरेशन, एक ही आइटरेशन के दौरान स्टेटमेंट्स में से कुछ को एग्जीक्यूट होना है और कुछ को नहीं होना। तो फिर हम क्या चीज यूज करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इसके सिंटैक्स को देखते हैं, इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल्स पर जाएंगे। ये आपने जो है एक वाइल लूप लिया है, ये एक्सपेरिमेंट हम वाइल लूप के लिए कर रहे हैं। वाइल है उसके लिए कंडीशन चेक कर रहे हैं, वाइल है उसके लिए पहले रूटीन में वाइल की कंडीशन चेक करेंगे। ये वाइल लूप की बॉडी की शुरू हुई, इसमें ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये बॉडी क्लोज हो गई। इसमें ये दरमियान में देखें मैंने इसका कलर जो है वो चेंज किया है, इफ कंडीशन सम कंडीशन, और इसके बाद आपने लिखा कंटिन्यू स्टेट। अब इससे क्या होगा, वाइल लूप ने चलना शुरू किया, कंडीशन चेक की, ओके कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई। स्टेटमेंट 1 के बाद इफ कंडीशन टेस्ट हुई, इफ कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्योंकि इफ के बाद कोई ब्रैकेट्स वगैरह आपने नहीं लगाए तो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट कंटिन्यू के ऊपर ये इफ कंडीशन अप्लाई होती है, राइट। और उसके बाद आपने लिखा स्टेटमेंट 2, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगी तो दोबारा लूप की कंडीशन में आप जाएंगे और दोबारा इसको चेक करेंगे, स्टेटमेंट 2 स्किप हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सिंटैक्स आपके सामने है, सिंपल सा सिंटैक्स है। ओके, हमने बिगिन किया, लूप की कंडीशन को एवेल्युएट किया, इसी सिंटैक्स के हिसाब से इसको देखते जाएं। अगर तो कंडीशन ट्रू है, अगर तो कंडीशन फाल है तो वैसे ही लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप में चलना है, लूप की स्टेटमेंट्स चलेंगी जो कंटिन्यू से पहले हैं। उसके बाद आती है कंटिन्यू कंडीशन, ठीक है। तो कंटिन्यू कंडीशन अगर ट्रू होती है, जैसे ये इफ के साथ आपने कंटिन्यू की कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फर्दर बाकी स्टेटमेंट्स जो उसके बाद है वो नहीं एग्जीक्यूट होंगी, बल्कि दोबारा से लूप की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, यानी वो आइटरेशन मुकम्मल हो चुकी है, इसने उस आइटरेशन को खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया जो कि चल रही थी। अगर ऐसा होता कि ये कंडीशन ट्रू ना होती, ये इफ के साथ जो हमने लिखी, अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती तो स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होती, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉल हो तो लूप की बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, मोर लूप स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद दोबारा कंडीशन जो है वो एवेल्युएट होगी। फिर ये साइकिल जो है वो चलेगा जब तक कंडीशन फॉल होगी, और जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो ये साइकिल चलेगा। तो इससे ये वाजे हो गया कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स एट अ टाइम नहीं चल सकती अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है। हाँ, अगर इफ कंडीशन कभी ट्रू ट्रू हो ही ना तो फिर आप कह सकते हैं कि सारी की जो बॉडी के अंदर वाइल लूप की बॉडी में या फॉर लूप की बॉडी में आपने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। अब कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें आपको इसका इस्तेमाल बाकायदा नजर आएगा कि किस तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है मखसूस स्टेटमेंट्स को स्किप करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पहली एग्जांपल है हमारी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर लूप, इट डिस्प्ले द नंबर, ठीक है। फॉर लूप के जरिए नंबर ले यूजर से, उस नंबर को डिस्प्ले करे, कब, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा हो, ठीक है।
अदरवाइज इट इनपुट्स नेक्स्ट नंबर, नहीं तो वो क्या करे, अगला नंबर ले, ठीक है, यूजिंग कंटिन्यूस स्टेटमेंट। उसको डिस्प्ले ना करवाए बल्कि यूजर को फौरन कहे अगला नंबर एंटर करें, ठीक। अगर नंबर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो दोबारा स्टेटमेंट को देखें, क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के जरिए रीड करवाना नंबर, और बार बार करवाना है, इसलिए फॉर लूप लगाया है। इट डिस्प्ले द नंबर, नंबर को डिस्प्ले करे अगर नंबर 0 से ग्रेटर है, ठीक है। अदरवाइज इट इनपुट्स नेक्स्ट नंबर, अदरवाइज क्या करे, वो अगला नंबर एंटर करे, ठीक है, यूजिंग कंटिन्यूस। आइए ये देखें किस तरह किया है इसने। डायरेक्ट हम अपने प्रोग्राम की बॉडी में आते हैं। ये दो वेरिएबल्स लिए हैं हमने, एक x लिया है और एक नंबर लिया। x बतौर काउंटर वेरिएबल लिया है जिसको लूप के अंदर आपने लगाना है, और नंबर वो है जो यूजर ने एंटर करना है, और उस वेरिएबल का नाम आपने num रखा है। आपने ये फॉर लूप लगाया है, फॉर x इज इक्वल टू 1, x लेस आर इक्वल टू 5, x प्लस प्लस। आपने चूंकि फॉर लूप यहाँ पे लगाया है तो इससे ये बात वाजे हो गई कि 5 आइटरेशंस आपने सेट की हैं, तो आपका ये प्रोग्राम 5 टाइम चेक करेगा। आप इसको 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, एज मैनी टाइम्स एज आप यूजर को कितने ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो कितनी बार इसको टेस्ट करे या चेक करे, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि सी आउट करके यूजर को कहा एंटर अ नंबर, ठीक है। सी आउट करके हमने यूजर को कहा एंटर अ नंबर, और सी इन करके कंसोल इनपुट कीबोर्ड के जरिए जो है वो यूजर ने नंबर एंटर कर दिया, और वो num जो वेरिएबल है इसको असाइन हो गया। अब आता है टेस्ट कि नंबर जो है वो लेस आर इक्वल टू 0 तो नहीं है। चेक करना अगर नंबर लेस आर इक्वल टू 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करवाना, राइट। अगर नंबर लेस आर इक्वल टू 0 है तो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कराना, बल्कि अगला नंबर लेना है। अगर वो कंडीशन ये फॉल होती है तो फिर नंबर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है, और जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगा ये प्रोसीजर चलता रहेगा। सो स्ट्रेट अवे अगर नंबर लेस आर इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, सी आउट यू एंटर्ड नंबर, ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगी, बल्कि कंटिन्यू से कंट्रोल सीधा लूप में जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद दोबारा आप इधर आएंगे, फिर देखेंगे कि नंबर लेस आर इक्वल टू 0 तो नहीं एंटर किया यूजर ने। तो जब तक यूजर ऐसा करता रहेगा इन 5 आइटरेशंस में आपको यही चीज जो है वो दस्तयाब होगी, यही चीज मिलती रहेगी। इफ नंबर इज लेस आर इक्वल टू 0 कंटिन्यूस स्टेटमेंट इंक्रीमेंट दे देगी इधर x में, और जब तक ये लूप चलेगा तब तक आपको कोई नंबर स्क्रीन पे प्रिंट होता नजर नहीं आएगा। अब आउटपुट में देखें, यूजर ने पहला नंबर एंटर किया 5, 5 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल है, तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट डिसेबल हो गई। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड, ये डबल कोटेशन में एज इट इज आ जाएगा, नंबर की जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, यू एंटर्ड 5, जैसे ये आउटपुट है, ठीक है। दूसरी बार लूप चला, आपको कहा गया एंटर अ नंबर, आपने नंबर एंटर किया -1, ठीक है। -1 को देखा, -1 इज लेस आर इक्वल टू 0, यस, ये कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करना बल्कि अगले इटरेशन पे चले जाना है फौरन, ठीक है। सो ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करेगी, x की वैल्यू में एक ऐड करेगी और लूप को दोबारा चला देगी। तो x की नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करेंगे, फिर यूजर को कहेंगे फिर से नंबर एंटर करें, फिर उसने 0 एंटर किया, देखें फिर भी नहीं स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, फिर उसने -5 एंटर किया, फिर उसने 100 किया तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। सो 5 आइटरेशन थी, तो 5 आइटरेशन का रिजल्ट आपके सामने मौजूद है, जिसमें आपने डिफरेंट टेस्ट किए। ग्रेटर देन 0 5 है, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 -1 दिया आपने, 0 दिया, -5 दिया, फिर आपने आखिरी आइटरेशन में 100 दिया, तो जो ग्रेटर देन 0 था तो कंटिन्यू डिसेबल हुई और सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ठीक। तो ये सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल है।
तो इसमें कुछ केसेस में सी आउट स्टेटमेंट को स्किप किया है और कुछ में जो है वो यूज हुई है, ठीक है। सो एट अ टाइम डबल चेक है ये फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप की अपनी कंडीशन के अलावा अगर स्टेटमेंट को अंडर सम पर्पज, अंडर सम कंडीशन, सम केसेस में एग्जीक्यूट करवाना हो, सम केसेस में ना करवाना हो, तो फिर आप इफ कंडीशन के साथ अटैच कर देते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को, तो वो आपके लूप को वन स्टेप जो है फॉरवर्ड कर देती है और रिमेनिंग स्टेटमेंट को स्किप कर देती है। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज है 1 3 5 8 नंबर्स की सीरीज है, 100 तक जो है आपने जाना है, ठीक है। सो इनका सम आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। वाज़ेह है कि इस सीरीज के अंदर आपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो नंबर्स जो काउंटर अगर आप 1 1 स्टेप से चलाएं तो इसमें जो इवन नंबर्स हैं वो स्किप करने हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के जरिए ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये आपने लूप लगाया है आई स्टार्ट फ्रॉम 0 स्टार्ट फ्रॉम 1, ये देखते हैं इनिशियलाइजेशन, ये टर्मिनल कंडीशन आई लेस देन 100 आई प्लस प्लस, ठीक है। ओके, इफ आई रिमाइंडर 2, आई को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, तो ये कब होता है? जब नंबर इवन हो। जब नंबर इवन हो तो क्या करना है? कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे, यानी कि हमने उसे यूज नहीं करना, इसको स्किप कर दे और लूप को अगले नंबर पे ले जाए, ठीक है। 1 से शुरू हुआ, 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है, 2 के लिए ये कंडीशन, तो 2 पे स्किप हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करके 3 कर देगा तो अगली आइटरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। 3 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कंटिन्यू नहीं चलेगा, वो सम के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। सम जब भी आमतौर पे कैलकुलेट करना हो तो सम की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 लेते हैं, मीन्स नथिंग इज एडिड, ठीक है। तो 0 + 1 सम इनिशियली 1 होगा, उसके बाद आपके पास 2 स्किप हो जाएगा, 3 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह ये लूप आपका जो है फॉर लूप चलता रहेगा और उसमें से जब भी यहाँ पे आपको आई की वैल्यू इवन आएगी तब तब कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्टिव होगी और इवन वैल्यू स्किप हो जाएगी, ऑड वैल्यू जो है वो सम में ऐड होती जाएगी। तो इस तरह ये सीरीज ऑफ जो ऑड नंबर्स हैं ये सारे सम अप हो जाएंगे एक प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, लूप की बॉडी के बाहर आप लिखेंगे द सम इज सम वेरिएबल। तो सम के अंदर ऑटोमेटिक वैल्यूज आती जाएंगी, वो जमा होती जाएंगी, लास्टली जब सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी फिर आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल है, काउंटिंग है आपके पास 10 to 20, उसके अंदर से 15 जो नंबर है वो आपने स्किप करवाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम है। इसमें फर्क ये है इसमें और बाकी केसेस में कि यहाँ डू वाइल लूप इस्तेमाल किया, डिफरेंट लूप्स ट्राई करके डिफरेंट एग्जांपल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझने में मुश्किल ना आए कि ये लूप स्पेसिफिक है, यानी कि ये जो केस है ये किसी भी लूप के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डायरेक्ट आप इस स्टेटमेंट पे आए, यहाँ आपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की है इंट a = 10, एक वेरिएबल लिया जो 10 से शुरू होता है और फिर आपने किया है डू वाइल लूप इस्तेमाल किया है, यहाँ पे डू समथिंग, बट डू लगाते ही आपने कंडीशन लिखी है इफ डू की बॉडी के अंदर a = 15, ठीक है। तो a के अंदर जो है वो आप एक ऐड कर दें और कंटिन्यू स्टेटमेंट चला दें। ये रेड कलर से जो मैंने डबल स्लैश के साथ एक लाइन लिखी है स्किप द आइटरेशन, ये कमेंट्स हैं। C++ का प्रोग्राम लिखते हुए जिस लाइन के शुरू में आप ये डबल स्लैश डाल देंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होती, वो सिर्फ रीडेबल बनाने के लिए रिमार्क्स लिखे जाते हैं ताकि यूजर को समझ आ जाए कि यहाँ क्या हुआ है। तो ये एक आइटरेशन जिसके लिए a 15 के बराबर होगा वो स्किप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन a की वैल्यू में फिर भी एक ऐड होगा, a = a + 1, उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट आई है, ठीक है। 15 तो स्किप हो जाएगा लेकिन a की वैल्यू स्टिल अपडेट होगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल होती तो यहाँ पे लिखा है हमने a = a + 1, राइट, ये लिखा है। तो अदरवाइज ये वाली a = a + 1 चलेगा, सिर्फ 15 के लिए ये वाला चलेगा, अपडेट होके वो 16 हो जाएगा
और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोबारा डू पे ले जाएगी इसको, ठीक है। तो उसके बाद 16 के लिए चेक करेंगे, ये कंडीशन फॉल। सिर्फ एक केस है जिसमें एज इक्वल टू 15 हो तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये एक आइटरेशन स्किप होगी, ठीक है। सो आइटरेशन स्किप की एग्जांपल भी आपके सामने है, और ये चूंकि पोस्ट प्रोसेसिंग लूप है तो लास्ट में आपने लिखा व्हाइल ए इज लेसर इक्वल टू 20, राइट। तो आपने ये काउंटिंग डिस्प्ले करनी है, वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले करनी है। देखें पहली वैल्यू 10 है, कंडीशन फॉल है, कंडीशन फॉल है तो स्क्रीन पे वैल्यू ऑफ ए, ये डबल कोटेशन में ये एज इट इज आ जाएगा, और ए की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू इनिशियली क्या है 10, और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ए इज इक्वल टू 10 प्लस 1, ए को 11 कर देगी, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, 11 इज लेसर इक्वल टू 20, दोबारा आप डू पे जाएंगे 11 के लिए, फिर ये कंडीशन फॉल है, फिर कंटिन्यू नहीं चलेगा स्क्रीन पे, फिर ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए 11, ए की वैल्यू में एक और ऐड हो जाएगा 12, 12 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 13 के लिए भी ट्रू है, 14 के लिए भी ट्रू है, 15 पे जाके ये वाला पोर्शन एक्टिवेट होगा, और वो इटरेशन जिसके लिए a इज इक्वल टू 15 है वो स्किप हो जाएगी, उसके लिए आपको स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आएगा, इसीलिए आपको आउटपुट वाले पोर्शन में ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 15, ठीक है जी। ये इसकी एक और एग्जांपल थी। तो ये हमारी डिस्कशन थी कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है, और ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट से किस तरह डिफरेंट है, इसका क्या काम है। इसका नाम बहुत वाज़ेह है, वो कंटिन्यूटी के लिए है, ये ब्रेक करने के लिए, ये लूप के फ्लो को ब्रेक करेगा। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। बहुत वाज़ेह है पहली लाइन से ही कि लूप की बॉडी के अंदर लिखा है और एग्जिट करने के लिए लिखा है। आमतौर पे ब्रेक स्टेटमेंट भी किसी कंडीशन के अंदर लिखी जाती है कि अगर ये वाली कंडीशन अचीव हो जाए तो लूप को फर्दर चलाने की जरूरत नहीं है, लूप को एग्जिट कर दे, टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसे ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। सो व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द लूप, द रिमेनिंग आइटरेशंस ऑफ द लूप्स आर स्किप, रिमेनिंग आइटरेशन आर स्किप। तो इससे पहले पहले जितनी भी आइटरेशन है सारी चलेंगी, इसके बाद जितनी आइटरेशन है सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। अब डिफरेंस को चेक करें, कंटिन्यू में क्या था, कंटिन्यू में स्टेटमेंट्स कुछ मिस होती थी, इसमें आइटरेशन स्किप होती हैं, उसमें स्टेटमेंट स्किप होती थी, ठीक है। इसमें ये होता था कि कंटिन्यू से पहले वाली स्टेटमेंट्स चल जाती थी, आइटरेशन सारी आती थी, और कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाती थी। तो वो क्या करता था, वो जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कुछ को स्किप करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ओवरऑल एक खास स्टेज तक तो आइटरेशंस को चलने देता है, उसके बाद की आइटरेशन को सारियों को रिमूव कर देता है, स्किप कर देता है, ठीक है। सो जब ये एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, दैट कम आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। तो क्या क्या फर्क नजर आया, कंटिन्यू जब चली थी तो वो कंट्रोल को लूप के शुरू में ले जाती थी, और ब्रेक जब आपने लिया तो वो लूप के एंड में ले गया है, लूप को खत्म कर दिया है उसने, ठीक है। सो ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। ये ओवरऑल सर्टन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को नहीं, ये ओवरऑल सर्टन नंबर ऑफ आइटरेशंस को स्किप करने के लिए है, ठीक। तो दोनों अपने अपने तौर पे डिफरेंट तरह का कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं, दोनों को लूप की बॉडी के अंदर लिखा जाता है, लेकिन दोनों की वर्किंग में आपको फर्क नजर आता है, दोनों कुछ ना कुछ स्किप करने के लिए हैं, लेकिन स्पेशली अगर किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को स्किप करना हो, बाकी सारी चलाने हो, या आइटरेशन की बात कर, किसी इंडिविजुअल आइटरेशन को स्किप करना हो, बाकी सारी चलानी हो, या स्टेटमेंट्स में से किसी भी आइटरेशन के लिए कुछ चलानी हो और कुछ ना चलानी हो, कुछ ना एग्जीक्यूट करनी हो, तो कंटिन्यू यूज करते हैं। अगर किसी खास जगह आके जो टारगेट है वो अचीव हो जाते हैं, फर्दर लूप को चलाने का कोई फायदा ना हो, तो उस केस में हम आमतौर पर ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो इस केस में आपके पास जो है वो इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो आपके पास है व्हाइल
वाइल के अंदर आपने कंडीशन लिखी, ये हमारा लूप है, स्टेटमेंट 1 लिखी आपने, दरमियान में इफ कंडीशन लगा के आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है, फिर आपने स्टेटमेंट 2 लिखी, राइट। सो इस केस में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, लूप चल रहा है अपने रूटीन में, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही आई स्टेटमेंट 2 भी स्किप हो गई और लूप भी टर्मिनेट हो गया, ठीक। सो ये पैटर्न यही फॉलो करना है, इसी तरह इसका फ्लो चार्ट भी समझा जा सकता है, ठीक है, इसका फ्लो चार्ट भी समझा जा सकता है। सो क्या करते हैं, एंटर इन द लूप, लूप में एंटर हुए, लूप की कंडीशन चेक की, यहां से पता चलेगा कि लूप में चलना है कि नहीं, राइट। तो दो केस है, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल होगी तो लूप ने वैसे ही टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। सो अगर तो शुरू में ही कंडीशन फॉल हो जाती है तो लूप टर्मिनेट कर गया डायरेक्ट। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अब क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रेक के साथ जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, कंडीशन लिखी है, वो एवेल्यूएट होगी। अगर तो ब्रेक से पहले जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है तो फिर लूप एग्जिट कर जाता है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल नहीं होती तो बॉडी में जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी, उसके बाद दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन एवेल्यूएट होगी। अगर फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये सेकंड कंडीशन जो ब्रेक से पहले आपने लिखी है ये टेस्ट की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट टेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है ब्रेक की तो लूप एग्जिट हो जाता है, अगर ट्रू नहीं तो जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती आपका लूप रूटीन में चलता रहेगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो लूप फौरन से एग्जिट कर जाए, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम है, इसका इस तरह से फ्लो चलता है। अब इसको डिफरेंट कंडीशंस में भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप के पास ये एक एग्जांपल है कि ये एक लूप है, फॉर x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 5, x प्लस प्लस, ये 5 टाइम चल सकता है, x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। नीचे इसकी बॉडी में आपने लिखा सी आउट क्वेश्चनिंग और उसके बाद आपने लिख दिया ब्रेक। अब जब ये लूप चलेगा तो पहली बार सी आउट की वजह से क्वेश्चनिंग स्क्रीन में प्रिंट होगी और उसके बाद चूंकि ब्रेक स्टेटमेंट है तो ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ना एक्स की वैल्यू में कुछ ऐड होना है ना अगली आइटरेशन आनी है, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेक आपका कंट्रोल लूप से बाहर ले आएगी, लूप एग्जिट कर देगी लूप को और सी आउट करके उसने बाय स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो क्वेश्चनिंग लिखा हुआ आएगा और स्क्रीन पे फिर उसके बाद बाय लिखा हुआ आएगा अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाए तो। इसकी कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर लूप, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो इट डिस्प्लेड, उसको डिस्प्ले कर दे, एंड द नेक्स्ट नंबर इज इनपुट, और अगला नंबर ले ले, द प्रोग्राम एग्जिट द लूप इफ द नंबर इज 0 आर नेगेटिव, ठीक है, 0 हो या नेगेटिव हो तो फिर लूप को ब्रेक कर दे। अगर पॉजिटिव नंबर जब तक आता रहेगा लूप नई वैल्यू आपसे, लूप चलता रहेगा और हर बार आपसे नई वैल्यू मांगता रहेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, एक काउंटर वेरिएबल लेना है और एक नंबर लेना है, बिल्कुल जैसे प्रीवियसली कंटिन्यू के केस, एक्स और नंबर। ये लूप लगाया है एक्स पे, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स लेस और इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस, सी आउट करके यूजर को कहा एंटर द नंबर और सी इन करके कीबोर्ड के जरिए आपने नंबर को वैल्यू असाइन कर दी। अब आपने ब्रेक से पहले कंडीशन लगाई है, ये ऐसा ही है जैसे कंटिन्यू से पहले इफ नंबर इज लेस और इक्वल टू 0, अगर नंबर 0 है या नेगेटिव है तो ब्रेक स्टेटमेंट को चला दे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सी आउट करे यू एंटर नंबर, जो भी नंबर एंटर किया उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। तो जब तक ये कंडीशन फॉल रहेगी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तब तक सी आउट होता रहेगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी लूप की टर्मिनेशन हो जाएगी, लूप की टर्मिनेशन होते ही आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे क्योंकि इसी तरह का हमने कंटिन्यू के केस में जो है भी प्रोग्राम एक देखा था। ये एक और प्रोग्राम है हमारे पास, दैट इनपुट टू नंबर एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ द नंबर। ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को, दो नंबर ले और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो फाइंड करके आपको दे दे, जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर सके, ठीक है। जैसे ये इसने दो नंबर एंटर किए 18 और 27, तो 9 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइजर है जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। तो तीन वेरिएबल लिए हैं n1, n2 और d, ठीक है। n1 पहला नंबर, n2 दूसरा नंबर और d
इनका कॉमन डिवाइजर, ठीक है। सो सी आउट करके फर्स्ट नंबर लिया, ये सी इन करके उसकी वैल्यू ले ली, सी आउट करके फिर का सेकंड नंबर एंटर करो और सी इन करके सेकंड नंबर की वैल्यू ले ली, ठीक है। ये कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया, डी की वैल्यू जो है ये कंडीशन के तहत असाइन की जाएगी, n1 इज लेस देन इक्वल टू n2 क्वेश्चन मार्क। तो d की वैल्यू जो है अगर n1 n2 से छोटा हो तो n1 के बराबर होगी, n2 से बड़ा हो तो n2 के बराबर, यानी छोटा नंबर इन दोनों में से जो भी है उस वो ले लिया है, उसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो d आपके पास मौजूद है, इसलिए यहाँ जस्ट सेमी कॉलम लिखा क्योंकि d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक्सटर्नली आपने एवेल्युएट की है। d ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन चेक करें, अगर d ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है तो d माइनस माइनस, ठीक है। उसकी वैल्यू को एक एक करके आपने छोटे करता जाना है। उसके बाद आपने क्या किया, इफ n1 को डिवाइड करें d से और आंसर 0 आ जाए, एंड n2 को भी डिवाइड करें d से और आंसर 0 आ जाए। दोनों को डिवाइड करके देख लें, जब दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो अब नंबर हासिल हो गया, d अब वो है जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। क्योंकि आप सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू से, जैसे ये 18 और 27 है तो 18 से शुरू करेंगे, 18 से कम करते जाएंगे एक एक स्टेप, 18, 17, 16, 15, तो अल्टीमेटली ये कंडीशन ट्रू होगी कहाँ जाके, 9 पे जाके, ठीक है। सो 18/9 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 27/9 भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। रिमाइंडर कोई नहीं बचा, तो उस सूरत में ब्रेक एग्जीक्यूट कर दे, इसका मतलब आपने जो चीज हासिल करनी थी वो हासिल हो चुकी है, तो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो एंड में डी को जो है वो सी आउट करके डी को डिस्प्ले कर, लास्टली सी आउट करके डी को डिस्प्ले कर दे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें कि ये जो सी आउट है ये लूप की बॉडी के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने कोई करली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर लूप सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। और ये ब्रेक इस इफ स्टेटमेंट की बॉडी का हिस्सा है, तो ये सी आउट स्टेटमेंट इस फॉर लूप के अंदर नहीं आती, ये हमेशा तब चलेगी जब फॉर लूप एग्जीक्यूट हो चुका होगा मुकम्मल। तो सी आउट करके आपने ये डबल कोटेशन में लिखा जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ये वेरिएबल n1, इसकी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, फिर आपने एंड को एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कराया, फिर वेरिएबल n2 की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, फिर आपने इज को एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कराया और फाइनली डिवाइजर स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, ठीक है जी। ये हमारी आज की डिस्कशन थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।